हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन मेरे बचपन के दिन इस लेसन की रीडिंग करेंगे और इस लेसन को लिखा है महादेवी वर्मा ने। बच्चों, इस लेसन में महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पिछले 200 सालों से कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी और जब पैदा हुई तो उनके घर में खूब खुशियां मनाई गईं। बचपन में उन्हें पढ़ने लिखने की पूरी आजादी मिली। जब वे पढ़ने के लिए हॉस्टल गईं, तो वहां उनकी दोस्ती मशहूर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। वे दोनों कविताएं लिखती थीं। इस पाठ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उस समय लोगों के दिलों में बहुत प्यार था। महादेवी जी के पड़ोस में एक मुस्लिम नवाब साहब का परिवार भी रहता था, लेकिन वे सब एक दूसरे को चाची और ताई कहकर बुलाते थे। वे साथ में रक्षाबंधन और मुहर्रम मनाते थे। लेखिका ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने देश के लिए अपना सबसे कीमती चांदी का कटोरा महात्मा गांधी को दे दिया था। सच कहें तो ये पाठ हमें याद दिलाता है कि पहले के समय में लोग अलग अलग धर्म और भाषा के होने के बावजूद कितने मिलजुल कर रहते थे। बच्चों, चलिए अब देखते हैं महादेवी जी के बचपन में और क्या क्या मजेदार हुआ था। बचपन की यादों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम यानी कि भगवान के पास भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। घर में हिंदी भाषा का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लेकर आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। सबसे पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, यानी बहुत ही ज्ञानी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए मैंने पंचतंत्र भी पढ़ा और संस्कृत भी पढ़ी। वे ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी भी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। उसके बाद पंडित जी संस्कृत पढ़ाने आए। मेरी माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। उनके साथ पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत घर वालों ने मेरा दाखिला मिशन स्कूल में करा दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना भी दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा और मैंने वहां जाना बंद कर दिया। तब उन्होंने मुझको क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण उस समय बहुत अच्छा था। हिंदू लड़कियां भी थीं, ईसाई लड़कियां भी थीं। हम लोगों का एक ही मैस था। उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था। गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी और पद भी गाती थी। वे विशेष रूप से मीरा के पद गाती थी। सुबह को वे जागी कृपानिधि पंछी बन बोले प्रभाती गाती थी और शाम को वे मीरा का कोई भी पद गाती थी। प्रतिदिन प्रभाती व मीरा के पद सुन सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ कर दिया था। कॉलेज में आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थीं। उन्हें देखकर मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी और मैं भी उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी, तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं। अंत में उन्होंने मेरे डेस्क की किताबों की तलाशी ली और तलाशी पर डेस्क से कविताओं के बहुत से कागज निकल पड़े। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे ही उन्होंने एक हाथ में वे कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में घुमा घुमा कर सभी को दिखाया और बताया कि ये भी कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्राफ्टवेथ में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थीं, तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम स्त्री दर्पण था। हम दोनों अपनी तुकबंदी यानी कविताएं उसी में भेज देते थे और उस पत्रिका में छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। उस समय हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया था। इधर उधर हिंदी का भी प्रचार चलता रहता था।
कवि सम्मेलन होते थे तो क्राफ्टवेद से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई और होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। मुझे उन सभी कवि सम्मेलनों में 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे एक बड़ा नक्काशीदार और सुंदर चांदी का कटोरा मिला। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय कवि सम्मेलन में नहीं जाती थी। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उस बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक या दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने कटोरा निकालकर बापू को दिखाया और कहा कि कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। बापू कहने लगे, अच्छा, दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, फिर मैं क्या कहती। मैंने कटोरा दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि बापू ने कटोरा लेकर यह भी नहीं कहा कि कविता क्या है, और कविता सुनाने को भी नहीं कहा। लौटकर फिर मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। उसके बाद सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरे डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश यानी टाइम मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों को मिलाकर मिली-जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ-कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी जी यानी टीचर थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े-तिकड़े या लोकर-लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती, तो जीनत बेगम को रोके बिना नहीं रहा जाता था, और कहती थी, वाह, देसी कौवा मराठी बोली। जिस पर जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारेदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे। उस समय मैंने यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं, वे आपस में अवधी बोलती थीं। जो बुंदेलखंड की थीं, वे बुंदेली में बोलती थीं। कोई अंतर नहीं आता था, और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थीं। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में ही खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, और कोई विवाद भी नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई, तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े भी हो जाएं तो भी चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहां जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन उनके यहाँ मनाए जाते थे, और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था। उसको राखी बांधने के लिए वे हमसे कहती थी कि बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन वे सवेरे से लड़के को पानी भी नहीं देती थी। वे कहती थी कि जब तक राखी के दिन बहनें राखी न बांध दें, तब तक भाई को निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए रहना चाहिए। हर बार वे कहलवाती थी कि भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे। वहां से हमको लहरिये यानी साड़ी या दुपट्टा कुछ मिलता था। इसी तरह मुहर्रम में उनके हरे कपड़े बनते थे, तो हमारे भी बनते थे। फिर वहीं पर हमारा एक छोटा भाई हुआ, तो ताई साहिबा ने पिताजी के लिए कहलवाया कि देवर साहब से कहो कि वो मेरा नेक ठीक करके रखें। मैं शाम को आऊंगी। फिर वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। आकर कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं, वो बच्चे ही अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई ही पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही छोटा भाई प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया।
उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी और उर्दू भी चलती थी। वैसे वे अपने घर में अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो बच्चों, इस तरह से ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।